सरबराह कुछ कह रहे हैं, वजीर दिफा कुछ कह रहे हैं और फिर चीन की तरफ से कुछ बात आ रही है। तो ये जो कुछ मामला बन रहा है, दर हकीकत मतलब टारगेट्स क्या थे और तनाज़ा क्या था और फिर किस तरह से इसका हल हुआ? अगरचे फौजें वापस होने की बात की जा रही है, फिर ब्रिक्स की भी, जैसे सजा साहब कह रहे हैं कि ब्रिक्स में जो है शिरकत वज़ीर आज़म के लिए ज़रूरी थी, देश के लिए ज़रूरी थी। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमने माजी में भी एक बड़ी कुर्बानी दी है, यकीनन वन बेल्ट वन रोड के मामले से हमने अपने आप को अलहदा रखा। तो क्या आज हम ब्रिक्स से खुद को दूर रखते और अपना जो मौक़िफ़ था उसको मतलब बरकरार रखते? देखिए, आप एक बात मुझे लगता है कि मुझे बड़े ज़रूरी भी है कि बड़े बारीकी से, चूंकि हमारे यहाँ जियोपॉलिटिक्स का मतलब कम समझते हैं लोग, इसलिए बारीकी से समझाना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि बहरहाल होने क्या जा रहा है। हाँ। ट्रंप ने जो नीति अभी अफगानिस्तान नीति के नाम से जो लॉन्च की है स्ट्रैटेजी इस खित्ते के लिए, उसमें यह हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ऐलान किया जा रहा है, आज भी ऐलान किया गया है और बल्कि धमकी दी जा रही है अमेरिका को, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि हम तुम्हारी फौजियों की कब्र पाकिस्तान कब्रगाह बना देंगे। और उस तरह की धमकियां बाकायदा और भी दी जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर माफ़ी नहीं मांगोगे तो हम अमेरिकन तुम्हारा सफारत खाना भी यहाँ से बंद कर देंगे। तो ये जो आज वाइल्ड तरीके से आज आया है पाकिस्तान सामने, इसके पीछे चीन और रूस की अपनी एक स्ट्रैटेजी है। और उसमें जो ट्रंप ने हिंदुस्तान को शामिल किया है, और बाकायदा विदेश मंत्रालय की और रक्षा मंत्रालय की तरफ से अमेरिका के बयान आए हैं और ट्रंप की तरफ से भी बयानात आए हैं कि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में एक्टिवली जो है वो एक्ट करना पड़ेगा। और अगर इस तमाम खित्ते में अफगानिस्तान का मामला जहां तक है वो सीधे रूस से डायरेक्टली जुड़ता है, चीन से डायरेक्टली जुड़ता है और पाकिस्तान उससे नहीं बच सकता है। तो यानी रूस, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अफगानिस्तान में भारत के इस्तेमाल करने की जो रणनीति अमेरिका ने बनाई है, जिस पर भारत ने सहमति जता दी है, जिस पर अभी तक भारत की तरफ से ये मौकिफ नहीं आया कि हम हिंदुस्तान को जो है वो किसी दूसरे मुल्क के लिए मोहरा बनाने के लिए नहीं जाने वाले हैं। जिस तरह हमने श्रीलंका में शांति फौजें भेजी थी, इस तरह की फौजें या इस तरह का इन्वॉल्वमेंट हम अफगानिस्तान में नहीं करने वाले हैं। जबकि भारत के जैसे एक टीटी हिंदुस्तान के साथ हुई है कि भारत के तमाम फौजी अड्डों को इस खित्ते में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका जो है वो स्वतंत्र है, और वो अगर पाकिस्तान के अड्डों का इस्तेमाल न करके भारत के अड्डों का अफगान नीति में हमलों में इस्तेमाल करता है, तो ये एक अलग पूरी तरह से इस खित्ते को युद्ध में झोंकने का एक पूरा षड्यंत्र है, जिसे अमेरिका करेगा, क्योंकि ट्रंप जो कहता है वो करता है और वो करता आ रहा है। अगर हम अफगान नीति में शामिल होने जा रहे हैं तो बहरहाल हम पूरे इस खित्ते में जो टेंशन है, इस टेंशन को जो है अब एक अलग एंगल ले जा रहे हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि अमेरिकी मौक़िफ़ और कमजोर पड़ेगा। ये बात हमको जियोपॉलिटिक्स मैंने इस एतबार से तो आज हिंदुस्तान और चीन का तसादुम हो जाना मतलब नहीं, इसमें एक बड़ी बात मैंने एक बात कही है कि देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई एक बड़ा गेम होता है, उस बड़े गेम के अंदर बड़े प्लेयर होते हैं और इतनी आसानी से सब कुछ न हल हो जाता है, न ही वो आर पार हो जाता है। तो इसमें मैंने कहा कि यकीनी तौर पर रशियन जो है प्लेयर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, क्योंकि रशिया अभी भी चाहता है कि हिंदुस्तान जो है वो किसी न किसी तरीके से एक मुस्तहकम और एक ताकतवर देश की तौर पे रूस का अलाई बना रहे। क्योंकि कल अगर आज रूस चाइना को बनाने के लिए, चाइना को व्यापार का मौका देने के लिए और अमेरिका की थ्रेट से बचाने के लिए जितना साथ चीन का दे रहा है, कल यही चीन अगर अमेरिका को रूस को आंख दिखाता है तो भारत यकीनी तौर पर एक ताकत के तौर पर रूस के काम आता है। मगर यहां भारतीय राजनीति का इंटरेस्ट बदल चुका है, वो रूस की चीजों को दरकिनार कर चुके हैं और उसके बावजूद अमेरिका की तमाम चीजों को तस्लीम किया जा रहा है। ये तस्लीम, हालांकि ये हालात तब है जबकि अमेरिका का सबसे बड़ा अलाई जो इस अगर हम एशियन खित्तों में कहें कि तुर्की बाकायदा यूरोपियन नाटो का एक बाकायदा रुकन माना जाता था, चाहे वो आधा था या तिहाई था या 75% था, मगर वो उस कोलिशन का हिस्सा था। वो छोड़कर उसने तुर्की ये रहा है कि पिछले 4000 या 6000 सालों का इतिहास देखो तो तुर्की एक यूरोपियन और यूरेशिया का गेटवे माना जाता है। आज तुर्की के पाला बदलने की वजह से पूरे वर्ल्ड का जियोपॉलिटिक्स बदल गया है। आज गेटवे बदल गया है, चीजें बदल गई हैं। तुर्की ही आगे वो प्ले करने जा रहा है
जो आगे रूस के नाटो को ताकतवर बनाने का काम करेगा। और इसमें ईरान को संतुलित कर दिया है, जिसे सऊदी अरब भी जो है आने वाले दिनों में संतुष्ट होता नजर आएगा, क्योंकि तुर्की एक ताकतवर तौर पर ईरान के रिप्लेसमेंट में जो है रूस ने इस्तेमाल किया है तुर्की को। और अगर ये पावरें इक्वली सामने उठकर आती हैं तो ये रशिया और चाइनीज मार्केट के लिए बहुत बड़ा बाजार बन जाएगा यकीनी तौर पर, एक जमीनी टुकड़े के हिसाब से। और भारत का जो भारत लविंग स्टैंड रहा है और यहां बड़ी फैक्ट्रियां और वेपन बनाने का जो इन्वेस्टमेंट रहा है और तमाम तकनीक देने का रशिया का जो एक 70 सालों का इतिहास रहा है, उसके हिसाब से उसका सेंटिमेंट हिंदुस्तान के साथ है और एक मजबूत साथी के तौर पर हिंदुस्तान को देखता रहा है रूस। मगर आज मौजूदा हालात में मैं कहता हूं, हो सकता है आने वाले 2 साल 4 साल के बाद कुछ हालात बदल जाएं या उसी उम्मीद में रशिया जो है इसको मुस्तहकम रखने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिलहाल ये खित्ता पूरी तरह एक बड़ी टेंशन की तरफ बढ़ रहा है। कोई सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है, न सोल्यूशन की उम्मीद करनी चाहिए। सर साहब क्या समझते हैं आप, क्या ये जो आज जो तनाज़ा हल होता हुआ या इत्तेफाक होता हुआ या मुआहदा होती हुई बात की जा रही है, तो क्या ये